नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहता हूँ। रजनीश ओशो को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत से लोग आप में से सुनते पढ़ते भी होंगे। तो उन्होंने अपनी प्रवचनों में एक कहानी सुनाई है, उसी को मैं बस रिपीट करना चाहता हूँ। तो एक जो है राजा थे, उसके राज्य में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष आए और राज्य के बाहर आकर उन्होंने अपना जो है कुटिया बनाई और वहाँ पर वो रहने लगे। तो चूँकि सिद्ध पुरुष थे, बड़े संत थे, तो धीरे धीरे राजा तक भी उनकी ख्याति पहुँची। राजा तक जब ख्याति पहुँची तो राजा को भी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसे संत महात्मा और इतने सिद्ध पुरुष हमारे राज्य में आए हैं, तो मुझे भी उनके पास जाना चाहिए और मैं भी अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ उनसे मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। तो ऐसा विचार करके राजा जो है उस सिद्ध पुरुष के पास गए, संत महात्मा के पास गए और जाने के बाद उनको प्रणाम करके वहाँ पर बैठ गए। अपनी सारी जो उनके जीवन में परेशानियाँ थीं वो सब बताई उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि चाहे राजा हो चाहे रंक, कोई अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होता है। तो उनके साथ जो समस्याएं थीं उन्होंने बताई और आग्रह किया कि हे संत पुरुष, मुझे कुछ ऐसा उपाय दीजिए कि जब मैं बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ, तो उस समय जो है मैं उस उपाय को करके सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकूं और जो है सुखी जीवन जी सकूं। तो संत पुरुष जो थे उन्होंने, उनके हाथ में एक अंगूठी थी, उन्होंने अंगूठी निकाल कर दी और कहा, हे राजा, इसको आप धारण कर लीजिए और इस अंगूठी का जब आप नग खोलेंगे तो उसके अंदर जो है एक कागज़ है और कागज़ जो है एक जो है रेशम के धागे से बंधा हुआ है और उसको आप जो है हमेशा पहन के रखिए और ये अंगूठी छोटी मोटी समस्याओं के समय जो है मत खोलिएगा। जैसे आज आप परेशान हैं या छोटा मोटा दुख आ गया या कोई विपत्ति आ गई, उस समय नहीं। ये अंगूठी आपको तभी खोलनी है और वो कागज़ आपको पढ़ना है जिसमें जो है जीवन का महामंत्र लिखा हुआ है, वो उसी समय आपको पढ़ना है जब आपके पास जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारे विकल्प बंद हो जाएं और आपको ऐसा लगे कि अब जीवन में इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। जब आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो तभी आप इस जो है अंगूठी को खोलिएगा, वरना मत खोलिएगा, नहीं तो ये जो है जो अंगूठी है उसका मंत्र विफल हो जाएगा। मतलब छोटी मोटी समस्याओं के लिए अगर आपने इसको खोल के पढ़ लिया तो जो है ये विफल हो जाएगा। और संत पुरुष ने ये भी कहा कि ये मुझे मेरे गुरु ने दिया था, लेकिन सौभाग्य से अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि मैं इसको जो है खोल कर जो है पढ़ूं, इसलिए मैं अब आपको दे देता हूं, क्योंकि अब तो मैं सांसारिक माया मोह से बाहर निकल चुका हूं और ऐसी स्थिति में मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है और चूँकि आपको ज़रूरत है तो आप जो है इसको धारण कर लीजिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने जो है तुरंत उस अंगूठी को धारण किया, संत पुरुष को दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर अपने राज्य लौट आए। मन में तो उनके यही चल रहा था कि आखिर ऐसा इसमें क्या है कि इन्होंने कहा है कि अंतिम विकल्प के तौर पर इसको खोलना और उसके पहले अगर खोलोगे तो वो जो है मंत्र आपके लिए मतलब फलदायी नहीं होगा, काम नहीं करेगा और विफल हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि चूँकि इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, अगर उन्होंने कोई मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई निर्देश दिया है, तो मैं इसका पालन करूँगा। तो वो अपना राजकाज में लग गए। छोटी मोटी विपत्तियाँ आती रहीं राज्य पे, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, छोटे मोटे आक्रमण हुए, तो वो उनसे सब निपटते रहे। उनको मतलब बीच में कई बार ऐसा लगा कि लाओ इस विपत्ति पे खोल ले, तो उन्होंने कहा ऐसा तो अभी इतनी बड़ी विपत्ति नहीं आई है कि जो है मेरे सामने ये स्थिति आ गई हो कि सब कुछ खत्म हो रहा हो, ऐसी स्थिति जो है अभी नहीं आई है। अब दिन बीतने लगे, तब तक जो है एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य जो है, जो उनका प्रतिस्पर्धा वाला राज्य था, वो काफ़ी शक्तिशाली होकर उसने बड़ी सेना के साथ जो है राज्य पर हमला कर दिया। काफ़ी घमासान संघर्ष हुआ और राजा को अंततः ये मानना पड़ा कि अब जो है मेरी हार सुनिश्चित है। तो उनके जो है मंत्रिमंडल ने सलाह दी कि आप जो है अपना प्राण बचाकर जो है, क्योंकि आपके प्राण कीमती हैं, आप राजा हैं, आप अपना प्राण बचाकर जो है
कहीं और जाके शरण ले लीजिए जब तक जो है परिस्थितियाँ जो है अनुकूल नहीं हो जाती हैं। तो राजा अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ में और कुछ अपने जो है बहुत ही जो करीबी जो उनके निजी सचिव कह लीजिए या जो है जो उनके सलाहकार थे उनके साथ जो है घोड़े पर बैठ के भागे, और जो दुश्मन राजा के जो है जो सिपाही थे, सेनापति वगैरह थे, वो उनके पीछे लग गए कि उनको जो है हर हालत में वो पकड़ना है। ये संघर्ष बड़ा लंबा चला, 8-10 घंटे तक जो है भागते रहे जंगल में, जंगल पहाड़ पार करते हुए, और अभी भी दूर से उनको आवाज़ सुनाई। इस बीच क्या हुआ, जो उनके साथ अंगरक्षक थे उनको भी ऐसा लगा कि राजा तो बचेगा नहीं, अब जो है हम क्या करें, हम लोग को भी अपने प्राण बचाने चाहिए, और वो भी जो है बीच बीच में दाएं बाएं हो गए, यानी कुल मिला के उन्होंने अपने राजा का साथ छोड़ दिया। राजा बिल्कुल अकेला हो गया, और निश्चित तौर पे उसको लग रहा था कि अब जो है मेरे पीछे जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, दुश्मन राज्य के लोग जो है वो मेरे प्राण हर के ही रहेंगे, अब मेरी मौत निश्चित है। आगे जाने पर एक बिंदु ऐसा आ गया जो जहाँ पर पहाड़ी ख़त्म हो रही थी और उसके बाद जो है 3-4 किलोमीटर गहरी खाई थी। ऐसी स्थिति में ना वो आगे जा सकता था, और पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज़ लगातार आ रही थी। बहुत ही वो परेशान था, और वो जो है घोड़े से उतरकर बैठ गया। अब उसको ऐसा लगा कि मेरे प्राण संकट में हैं और अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो उसको जो है उस संत पुरुष की याद आई कि उन्होंने जो अंगूठी दी थी, अब इसको सही मायने में प्रयोग करने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, अंगूठी निकाली, उसका जो है जो भी उसमें नग पत्थर लगा हुआ था उसको अलग किया, उसके नीचे जो है छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा था जो रेशम के एक धागे में लिपटा हुआ था। उन्होंने उसको खोला, खोलने के बाद जो है उसमें लिखा था, ये भी वक्त गुजर जाएगा। क्या महामंत्र था, ये भी वक्त गुजर जाएगा। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, राजा इतना प्रसन्न हुआ, उसको बात जो है बिल्कुल समझ में आ गई कि सिद्ध पुरुष ने मुझसे ये क्यों कहा था कि जब जीवन में कोई विकल्प नहीं बचेगा, जब आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हताश हो जाएंगे, सब आपका साथ छोड़ देंगे, तब इसको जो है महामंत्र को पढ़िएगा। तो महामंत्र तो बहुत साधारण सा था, उसको एक बात समझ में आ गई कि सुख भी गुजर जाता है, दुख भी गुजर जाता है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं। और उस महामंत्र को पढ़ने के बाद एक तरह से चमत्कार ही हुआ, जो घोड़ों की टापों की आवाज़ उसको अपनी तरफ आते सुनाई दे रही थी, सहसा जो है वो दूसरे तरफ जो है मुड़ गए, यानी जिस मार्ग पर वो था उधर जो है वो सैनिक जो उसका पीछा कर रहे थे वो नहीं आए, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होकर किसी और दिशा में उसको ढूंढने चले गए, उसका प्राण बच गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी शक्ति को संगठित किया, फिर से अपने लोगों को इकट्ठा किया और अपना जो है धीरे धीरे संघर्ष करके राज्य को वापस लिया, जो भी समय लगा होगा, क्योंकि उसके मन में एक मोटिवेशन था कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त कोई भी हमेशा इंसान के जीवन में नहीं रहता है, सब चीज़ का एक चरम आता है और उस चरम के बाद जो है आपको ढलान पर आना ही पड़ता है। उसके बाद जो है वो अपने जो है फिर से राज्य को उसने प्राप्त कर लिया और राजकाज करने लगा। लेकिन अब क्या है, उसका एक तरीका जो था जीवन जीने का वो बदल गया। वो भले ही राजा था लेकिन उसको एक चीज़ का एहसास था कि मैं राजा हूँ, मैं बहुत सफल व्यक्ति हूँ, लेकिन ये सफलता चिरस्थायी नहीं है। फिर मेरे जीवन में उतार आएगा, फिर मेरे जीवन में चढ़ाव आएगा, फिर मेरे जीवन में उतार आएगा। यानी कुल मिलाकर मनुष्य के जीवन में कुछ भी चिरस्थायी नहीं रहता है। तो जिस तरह से वो पहले राज करता था अपनी प्रजा पर, मतलब अत्याचार भी करता था और अपने अंदर एक अहंकार भी रखता था कि मैं राजा हूँ, मैं जो है सर्वशक्तिमान हूँ, वो भाव उसके मन से गिर गया। और उसके बाद उसको पता चला कि जीवन में अच्छा वक्त या बुरा वक्त, कोई भी कैसा भी वक्त हो, वो आता है और चला जाता है। कोई पूरी ज़िंदगी जो है दुखी भी नहीं रह सकता, कोई पूरी ज़िंदगी सुखी भी नहीं रह सकता। दुख और सुख जीवन का जो है एक अनिवार्य चक्र है जिससे सभी को गुजरना है, और एक मनुष्य होने के नाते ये जो है बहुत ही ज़रूरी बात है जो उस राजा ने सीखा। और मुझे लगता है कि इस कहानी का जो मर्म था वो आपने भी समझा होगा। और आज का जो हमारा ये सेशन है वो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों पर आधारित है। अगर आपने ध्यान दिया होगा
तो यहाँ पर इतने सारे प्रश्न लिखे हुए हैं और ये सब प्रश्न मैंने अपने मन से सोच के नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं कम से कम 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स से तो जुड़ा ही हुआ हूँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। कई लोगों से वार्तालाप में प्रश्न उनके आते हैं, कई लोग के मैसेज सीधे सीधे आते हैं, कई लोग वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं बहुत ही निराश हूँ, हताश हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जीवन में क्या करूँ, मैं पढ़ना भी चाहता हूँ लेकिन मेरी परिस्थितियाँ मुझे अलाउ नहीं कर रही हैं, मेरे सामने कई विकल्प हैं, मैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी करूं या मैं बीएड कर लूं या मैं डीएलएड कर लूं या मैं कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब कर लूं, फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मुझे आलस्य आता है, मन स्थिर नहीं रहता है, भविष्य की चिंता मेरे वर्तमान पर हावी है, मैं हमेशा भविष्य के में ही खोया रहता हूं कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, अच्छी तैयारी मेरी थी लेकिन मेरा 1 या 2 नंबर से इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब मैं बहुत परेशान हूँ कि जब मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं दोबारा कैसे हिम्मत करके पढूं, फिर नहीं होगा तो क्या होगा, पढ़ने का सही तरीका क्या है, नोट्स बनाएं या किताब से सीधे पढ़ें, मेरे पास घर की जिम्मेदारियां हैं, मैं नौकरी करता हूं, मैं अपने परिवार में बड़ा हूं, मेरे घर में कोई है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी भी मुझे देखभाल करनी है, ऐसे में कैसे तैयारी करूं, क्योंकि मुझे अपने भी सपने देखने हैं और अपने घर की भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। और एक सबसे बड़ा प्रश्न, ये मेरा अंतिम अवसर है, इसके बाद मेरी एज ख़त्म हो जाएगी, मैं सरकारी सेवाओं की तैयारी करने की स्थिति में नहीं रह जाऊंगा। तो ये इतने प्रश्न हैं और आप जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे पक्का पता है कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपका भी है और इससे बाहर का आपका प्रश्न हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने सारे ही प्रश्न ले लिए हैं। तो देखिए, आप इसको एक मोटिवेशनल सेशन समझ सकते हैं, लेकिन ये मोटिवेशनल सेशन पूरी तरह से हमारा पठन पाठन पर आधारित रहेगा, यानी हम जो भी बात करेंगे वो पठन पाठन को ध्यान में रखकर करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल सोशल मीडिया का समय चल रहा है और मोटिवेशन की गंगा बह रही है, हर तरफ मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि जितनी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, उससे ज़्यादा मोटिवेशन इस समय लोगों को मिल जाता है, चाहे वो रील्स हो, चाहे शॉर्ट्स हो, चाहे वीडियोज़ हो, यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स इस समय इतने ज़्यादा हैं कि समझ में नहीं आता कि किसको फॉलो करें किसको ना करें। तो मेरा उस तरह का अप्रोच नहीं रहेगा, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल जो जीवन में वास्तव में समस्याएं आती हैं और जो इनका वास्तविक समाधान हो सकता है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और बहुत ज़्यादा लंबा खींचने का प्रयास नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप इन समस्याओं से रिलेट करते हैं, कुछ आपकी भी परेशानियां हैं जो आप इसमें ढूंढ रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक करके हम इन सभी समस्याओं को टैकल करेंगे। तो अब पहली बात आ गई कि निराशा और हताशा। निराशा का जन्म वहीं से होता है जहां से आशा का जन्म होता है। अगर आपके मन में कोई आशा है तभी आप निराश हो सकते हैं या हताश हो सकते हैं। आशा मतलब उम्मीद, आपने कुछ जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कुछ सपने देखे हैं। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सपने ही नहीं देखेगा वो उसके लिए काम ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए मेहनत ही नहीं कर पाएगा, तो वो किस तरह से जीवन में सफलता पाएगा। इसलिए सबसे पहले सपना देखिए, लेकिन सपना कैसा होना चाहिए? सपना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल मूल कारण बता रहा हूँ कि आप निराश क्यों होते हैं या कोई भी निराश क्यों होता है। हम अपनी जब क्षमताओं से बहुत बड़ी चीज़ का सपना देखते हैं और उसके बाद हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हमको निराशा या हताशा घेरती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक सामान्य से विद्यार्थी हैं, आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है, और आपको कहीं से सडनली एक इंस्पायरेशन मिली, कहीं से एक मोटिवेशन मिली,
और आप लग गए जो है IAS PCS की तैयारी करने, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका सही तरीका क्या है, इसकी बेसिक कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, पहले हमको क्या करना चाहिए, कितना इस प्रोसेस में समय लगता है, आपको NCERT पढ़नी है या कौन से स्रोत का पालन करना है, 1.5 साल तक, 2 साल तक, या कब तक आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, कब आपको जो है उसके ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज़ों पे आना है। तो कुल मिलाकर जब हम बिना प्रॉपर तैयारी के, बिना प्रॉपर सोच के, केवल क्षणिक रूप से मोटिवेट होके किसी चीज़ के पीछे दौड़ पड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस चैनल पे ही बहुत सारे इंटरव्यूज़ पड़े हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। आपने देखा कि कोई जो है समीक्षा अधिकारी बन गया, आपने उसकी परिस्थितियाँ भी देखी, हाँ बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन उसके मन में जो है एक संकल्प था, तो उसने तैयारी शुरू की और वो समीक्षा अधिकारी बन गया। अब आप क्या करते हैं, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जो है समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, और आप क्या चाहते हैं कि 6 महीने पढ़कर आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। तो जब आप इस अप्रोच के साथ जो है बढ़ रहे हैं, तो आपको ये स्वयं भी जानना होगा कि हम जो है एक दुस्साहस कर रहे हैं, और जब दुस्साहस की जाती है तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप सफल होंगे या आप बुरी तरह से असफल होंगे। सफल हो गए तो अच्छी बात है, जब बुरी तरह से असफल होंगे तो क्या होगा, ये जो निराशा और हताशा, ये 2 शब्द हैं, ये आपको जो है घेर लेंगे। तो या तो आप निराश हो जाएंगे या हताश हो जाएंगे या दोनों ही हो जाएंगे। हालांकि दोनों समानार्थी शब्द हैं, इनमें भी थोड़ा सा जो है अंतर है, लेकिन उस अंतर में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये जो है दर्शन शास्त्र की क्लास नहीं है, ये जो है एक सामान्य सी बातचीत हो रही है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप जो है गलत टारगेट को तय करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है निराश होंगे। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हम क्या हैं, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारी वास्तविक क्षमताएं क्या हैं। पहले जो है कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले हमें अपना वास्तविक जो है आकलन करना चाहिए, स्व आकलन, स्व मूल्यांकन करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपने जीवन में कभी सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ा है और आप सामान्य अध्ययन की तैयारी अचानक करने जा रहे हैं, या आप एक ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो क्या है, ये दुस्साहस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं जा सकता। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मनुष्य होने की जो सबसे बड़ी शर्त वो है, या जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। आज आप देखते हैं कि एक पैर ना होते हुए भी लोग एवरेस्ट पर जो है चढ़ जाते हैं, तो और 2 पैर होते हुए भी लोग जो है एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पाते हैं। तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आपका जो है संकल्प मजबूत है। संकल्प मजबूत होने के साथ आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं और लगातार प्रयत्न करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, तो जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए तो आप निश्चिंत रहें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप जो है नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपको अपना आकलन करना चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए बना है और क्या मैं इसके लिए बना हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, जैसे अगला ही हमारा टॉपिक आएगा, उस पर हम इस पर और आगे डिस्कस करेंगे। जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, जिस चीज़ में आपका मन लगता हो, आपको उस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जो है सरकारी सेवाओं की तैयारी करने में ज़्यादा जो है अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, आपकी रुचि है, जो विषय आपको उसमें पढ़ने समझने हैं वो उसमें आपकी रुचि है, तो निश्चित रूप से आपको बढ़ना चाहिए। अब किसी के कहने पर, माँ बाप के कहने पर, घर वालों के कहने पर, किसी मित्र के कहने पर, किसी और के कहने पर, केवल उसने आपसे कह दिया कि तुमको तो IAS बनना चाहिए, जो है तुम क्यों बीटेक की पढ़ाई कर रहे हो, तो इतने मात्र से आपको जो है अपने डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आपको अपना निर्णय लेना है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सभी जब शुरुआत करते हैं किसी लक्ष्य के लिए,
तो हमारे सामने दुविधाएं आती हैं। दुविधा इस स्तर की आती है कि हमको किस तरफ बढ़ना चाहिए। उस समय ये बात बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होती है कि आपके जो सलाहकार हैं या कोई आपको मेंटोर मिलता है, कोई सीनियर मिलता है, उसने आपको कितनी बढ़िया सलाह दी है। तो सलाह भी लीजिए, लेकिन आप स्वयं को केंद्र में रख के ये सोचिए कि क्या जो मैं करने जा रहा हूँ उसको करने की बेसिक क्षमताएं मेरे पास हैं अथवा नहीं हैं। क्या वह लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर मैं बढ़ना चाहता हूँ, जिस मार्ग पर मैं बढ़ना चाहता हूँ, उसमें मेरी व्यक्तिगत रुचि भी है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आपकी व्यक्तिगत रुचि भी अगर किसी काम में इन्वॉल्व है तो आपकी सफलता की दर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जीवन में हम कई ऐसे भी काम करते हैं जो हमारी रुचि के अनुरूप नहीं होता है, लेकिन हम किसी मजबूरी की वजह से करते हैं और करते हैं, उसमें सफल भी हो जाते हैं। हालांकि हम जो है उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न ये है कि निराश और हताश हैं अगर आप जो है, तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आप निराश क्यों हैं। क्या आपने जो डिसीजन लिया है जीवन में, जो करने का डिसीजन लिया है, क्या वो डिसीजन सही है? पहले एक बार उसकी समीक्षा आप स्वयं करिए। और उसकी समीक्षा की कसौटी यही होनी चाहिए कि क्या आपके अंदर से, क्या आपकी जो है अंतरात्मा इस बात को जो है स्वीकार करती है कि जो आप करने जा रहे हैं वो आपके अनुकूल है, आपको उसमें रुचि है, या आप किसी और के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, या किसी और की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब बेहतर ये होगा कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है या आप जो लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हैं उसके लिए आप सबसे पहले जो है ये तय कर लीजिए कि आपने जो सोचा था वो आपके अनुकूल है कि नहीं है। और निराशा, हताशा, सफलता, असफलता, सुविधा, दुविधा, ये सब जीवन के जो है हिस्से हैं। इससे कोई भी बच नहीं सकता है, चाहे कोई भी कितना सफल व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी असफल व्यक्ति हो, सभी को सब कुछ देखना पड़ता है और उसके बिना जो है जीवन बनता ही नहीं है। जीवन जो है हमेशा द्वैत में ही है, जीवन हमेशा सापेक्ष है। और जीवन से परे जो है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम सत्य, वो हमेशा निरपेक्ष होता है। मतलब वो किसी भी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हमने कुछ चुना है, उसको हमने पा लिया, तो हम क्या हैं? हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। नहीं पा पाए, फेल हो गए, असफल हो गए, तो हम हताश हो गए, निराश हो गए। यानी क्या है? सब कुछ यहाँ पर सापेक्ष है। हताशा और निराशा, सफलता और असफलता, हर चीज़ जो है यहाँ पर सापेक्ष है, यहाँ निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सापेक्षवाद है, अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसके आधार पर जो है एक ही चीज़ को अभी तक यहाँ पर सापेक्ष माना गया है। ईश्वर की परिकल्पना को छोड़ दीजिए, वो एक अलग जो है दर्शन का विषय है, कि प्रकाश की जो चाल है वो सापेक्ष है। अब तक हम लोग यही मानते हैं, लेकिन आज जो है जिस तरह से क्वांटम फिजिक्स आगे बढ़ रहा है और जितने भी इसमें एडवांस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 साल 15 साल बाद जो है ये भी कथन जो है क्या हो जाए, गलत साबित हो जाए और इसकी जगह कोई एक नया जो है कि नई थ्योरी आ जाए, नया सिद्धांत आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी संसार में विषय है वो सभी सापेक्ष हैं। निरपेक्ष होने के लिए जो है आपको जो है सर्वोच्च सत्ता की जो परिकल्पना है वो निर्पेक्ष की है। तो हताश और निराश होने का जीवन में कोई भी विषय नहीं है। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा है। जो कुछ भी हम बात करेंगे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमारे सामने कई विकल्प हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। कौन सी परीक्षा की तैयारी करूं क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन है जल्दी से। अब जल्दी से नौकरी चाहिए और पढ़ने का या तैयारी का सभी का एक जो है मिनिमम कोर्स होता है,
एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि अगर हम लोग आईएएस परीक्षाओं की बात करें, चलिए शुरुआत करते हैं ऊंचे से। अगर हम लोग आईएएस या यूपीएससी की बात करें तो जो लोग इसकी इंटर के बाद ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने के लिए आते हैं, उनको अगर कोई अच्छा मेंटोर मिलता है, कोई अच्छा जो है गुरु मिलता है, या कोई अच्छा सीनियर मिल जाता है जो उसका मार्गदर्शन करता है, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा बताया जाता है कि 2 साल आपको कम से कम जो है एग्ज़ाम नहीं देना है, या देना भी है तो प्रायोगिक तौर पे देना है, लेकिन उससे अटैम्प्ट पे आपको फ़र्क पड़ेगा। 2 साल कम से कम आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो आपने एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, अपनी लेखनी को बढ़ाइए, करंट अफेयर्स पढ़िए, आसपास की दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में अपने अंदर एनालिटिकल जो है स्किल्स को डेवलप करिए कि आप विश्लेषण कर सकें। कोई भी चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ हो, उसके पीछे के क्या कारण हैं, उसमें क्या तथ्य है, उससे आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में अगर आपको कहा जाए कि आप 700-800 शब्द में जो है उसको डिस्क्राइब करिए, आंसर राइटिंग करिए, तो क्या आप लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए जो है एक बेसिक जो है आपके पास जो है टाइम कोर्स होता है, समय अवधि होती है कि इतना हमको मिनिमम जो है बेस तैयार करने के लिए चाहिए। वहीं पर अगर जो है हम किसी स्टेट पीसीएस की बात करते हैं तो इसके लिए भी जो है जो बेसिक तैयारी है उसके लिए कम से कम एक साल, और नॉर्मली जो है अगर कहा जाए अगर किसी के पास वास्तव में समय है तो 2 साल उसको प्रॉपर तैयारी के लिए, मतलब उसके बाद वो एक कॉन्फिडेंस से खड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ सापेक्ष होती है। अगर आप जो है एक अच्छे स्कॉलर रहे शुरू से, आप इंटर में टॉपर रहे हैं, या आपके 75% 80% डिक्टेंशंस के साथ में, या आप अपने कॉलेज के टॉपर रहे हैं, आपकी जो है जो आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, आप में चीज़ों को अभिव्यक्त करने की क्षमता औरों से ज़्यादा है, तो जो है ये समय अवधि घट सकती है। लेकिन अगर एक एवरेज विद्यार्थी को हम रख के बात करें तो 1 से 2 साल पीसीएस के लिए, 1.5 साल 2 साल पीसीएस के लिए, और आईएएस के लिए तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 2 साल जो है तैयारी के लिए चाहिए। वहीं पर अगर जैसे पीसीएस और आरओ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पीसीएस में क्या है, पीसीएस के मेंस में चूँकि 6 बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं पीसीएस के मेंस में, इसी तरह से आईएएस में पूरा जो है सब्जेक्ट्स का भंडार है, हिंदी भी पढ़नी, इंग्लिश भी पढ़नी है, आंसर राइटिंग भी करनी है, सब्जेक्ट भी पढ़ना है। उतना आरओ में कोर्स नहीं है। आरओ में आपके पास सिंपल जीएस है और हिंदी है, यहाँ पर सीसाइट भी है, मतलब बहुत कुछ है पढ़ने को। इसीलिए 2 साल की तैयारी जो है एक आदर्श रूप से हम कह सकते हैं कि करनी चाहिए। तो अगर हम आरओ की बात करें तो आरओ में अगर जो है आप पहले से तैयारी आपने नहीं की है, हम बात कर रहे हैं एंट्री लेवल की, पहले से आपकी तैयारी नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आपको मिनिमम 1 साल चाहिए। अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, जो मैंने ऊपर कंडीशंस कहीं, वो सारी कंडीशंस, मतलब एक आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, आपकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है, तो आप जो है 7-8 महीने में भी इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो 1 साल जो है कम से कम चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ पर एक शब्द जुड़ा है जल्दी से, और जल्दी से का मतलब ये है कि उनके सामने घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, वो घर की बड़ी लड़की हैं या बड़े लड़के हैं, या वो हाउसवाइफ हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके परिवार में कोई बीमार है, किसी असाध्य रोग से लड़ रहा है, या अभी अभी हाल ही में पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई है, या घर में कोई और ट्रेजेडी हो गई है। तो मतलब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है जीवन में। ऐसी कंडीशन में होता है कि मुझे जल्दी से नौकरी चाहिए, और जल्दी से का मतलब ये है उन्होंने फॉर्म भरा है और 5-7 महीने का समय है, और उनको जो है उन्होंने पीसीएस भी भरा है, उन्होंने आरओ भी भरा है, उन्होंने जो है ट्राई मारने के लिए आईएएस भी भर दिया है, फिर साथ में यूपी SSSC का भी एग्ज़ाम आ गया है। उसके अलावा उन्होंने शायद अगर बीएड या डीएलएड वगैरह किया है,
या कोई और स्किल टेस्ट स्किल कोर्स उनके पास है, और या एसएससी भी देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बैंक पीओ देते हैं या कोई और एग्ज़ाम देते हैं, या पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे हैं, जीवन में अवसरों की कमी नहीं है। तो अब इसमें से चुनाव कैसे करें, और कंडीशन क्या है कि हमको जल्दी से करना है। अगर ये जल्दी शब्द यहाँ नहीं जुड़ा होता तो चुनाव में कोई समस्या ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए, या मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आपको इतना इतना समय जो है मिनिमम चाहिए इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो जहाँ तक जल्दी से वाली अप्रोच की बात है, तो वहाँ पर मेरी सलाह ये है कि आपको 2 परीक्षाओं पर एक साथ फोकस करना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि आपका एक जो है मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, जिससे आपको किसी भी हाल में समझौता नहीं करना है। दूसरा आपका सेकेंडरी लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें आप जो है समझौता कर सकते हैं, या उसको आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि उसके लिए आप चांस ले रहे हैं। लेकिन पहला वाला लक्ष्य जो है वो आपका प्राथमिक और सर्वोच्च लक्ष्य है, तो उसके लिए आप जो है चांस नहीं ले सकते हैं। तो चूँकि हम लोग जो है इस मंच पर ज़्यादातर आरओ और पीसीएस और बाकी कुछ छोटे एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा हमारा जो है एफर्ट यहाँ पर नहीं रहता है, उसके बारे में फिर कभी बात होगी। तो पहली चीज़ तो जो 2 एग्ज़ाम हैं वो क्या होने चाहिए, वो एक धारा के होने चाहिए। एक धारा का मतलब क्या है, जैसे पीसीएस है और आरओ है, तो दोनों में क्या है, दोनों में जो है काफ़ी चीज़ें कॉमन है। जैसे जीएस है, सामान्य अध्ययन है, दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों के मेंस में सारी चीज़ें कॉमन नहीं है। मुश्किल से 20% चीज़ें कॉमन है, यानी जो हिंदी आलेखन और निबंध वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है। बाकी पीसीएस बहुत डिफरेंस है और आरओ बहुत डिफरेंस है। अब इसमें आपको सोचना चाहिए कि निर्णय कैसे लेना है पीसीएस और आरओ में। अभी इसमें तीसरा भी एग्ज़ाम जोड़ देंगे, लेकिन पहले मैं एक धारा की बात कर रहा हूँ कि एक धारा की अगर चीज़ें हैं, तो अगर आपका जो है, अब आपको अपना रुझान देखना होगा। आपको अगर लगता है कि आप पीसीएस की तैयारी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपने जो अभी तक तैयारी की है वो पीसीएस पर ज़्यादा केंद्रित रहे हैं, आरओ चूँकि एकदम से फॉर्म आ गया 2023 में, तो आपने सोचा कि उसी जैसा पैटर्न का एक एग्ज़ाम है तो वो भी हम भर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपका पीसीएस का जो है जीएस ठीक ठाक थोड़ा बहुत तैयार है, और आपने मेंस के कुछ जो है पेपर्स को अभी तक पढ़ लिया है, तो आपकी प्राथमिकता पीसीएस होनी चाहिए, और आरओ जो है आपका सेकेंडरी होना चाहिए। फिर इसमें और भी कंडीशंस हैं, एग्ज़ाम पहले कौन सा है, दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में गैप कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको जो है ध्यान रखनी है। तो अगर आप पीसीएस को जो है उच्च मानते हैं, तो क्या करेंगे, आप जो है 80% टाइम आपको जो है अपना पीसीएस को देना चाहिए। उस 80% से क्या होगा, आरओ का जीएस तो आपका कंप्लीट हो ही रहा है, केवल हिंदी आरओ की बच रही है। तो हिंदी आप जो है, जैसे मान लीजिए अक्टूबर में पीसीएस का एग्ज़ाम है और दिसंबर में आरओ का एग्ज़ाम है, तो अगर आप पूरी तरह से फोकस करके 80% फोकस करके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 20% में आपको क्या करना है, आरओ में जो चीज़ें अलग हैं आप उनकी तैयारी जो है, मतलब आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो आप जो है 1.5 से 2 घंटा जो है आरओ को दे सकते हैं, बाकी 6 से 7 घंटा आप जो है किसको दे सकते हैं, पीसीएस को दे सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। और उसके बाद जैसे ही पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाए, और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ पीसीएस का, आपको लगता है कि आप मेंस लिखेंगे, तो आप फिर इसी पे आगे बढ़ जाइए। इसको तब भी सेकेंडरी रखिए, और इसके एग्ज़ाम के लिए केवल आपको जो अतिरिक्त हिंदी पढ़नी है और जो थोड़ा सा जीएस का रिवीजन करना है वो दे के आप एग्ज़ाम दे दीजिए। लेकिन अगर आपका पीसीएस का मेंस के पेपर्स नहीं तैयार हैं या इक्का दुक्का तैयार हैं, जीएस आपने 50-60% ही पढ़ा है, और आपको जल्दी से डिसीजन करना है कि 1 साल में ही आपको मतलब कुछ ना कुछ कर लेना है। पीसीएस में चरण भी ज़्यादा है, पीसीएस में प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, और आरओ में केवल प्रीलिम्स है, मेंस है अपेक्षाकृत जो है आसान है। आरओ में जो है जो मेंस का सिलेबस है वो लिमिटेड भी है, हिंदी का सिलेबस बिल्कुल लिमिटेड है, 6 ही टॉपिक हैं। अगर आप कोई एक किताब भी ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो हिंदी आपका 55+ निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको आरओ को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, पीसीएस आपका
सेकेंडरी होना चाहिए। फिर यहीं पर एक कंडीशन ले लेते हैं कि मान लीजिए 2 धाराओं के एग्ज़ाम आपके साथ हैं। एक यूपी SSSC का एक ऐसा एग्ज़ाम है, मान लीजिए कृषि सेवा परीक्षा है या कोई इस तरह की और परीक्षा है जो टेक्निकली आप उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो जो है आपकी जो प्राइमरी गोल है उससे मैच नहीं करता है। लेकिन चूंकि आपने कृषि में ग्रेजुएशन किया है और आप कृषि सेवा परीक्षा या जो कृषि का टेक्निकल असिस्टेंट जो भी पोस्ट होती हो उसके लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप उसको भी आजमाना चाहते हैं। अब आपको दोनों में ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपकी ज़्यादा तैयारी किस में है और अपॉर्चुनिटी किस में। मान लीजिए वहाँ पर 1500 पोस्ट हैं, यहाँ पर 350-400 पोस्ट हैं। आपको पता है कि वहाँ पर पेट क्वालिफाई करने के बाद जो है जो मेंस देंगे उसमें बहुत कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो है एक क्राइटेरिया, एक पैटर्न होता है। आपको ये पता होता है कि उसमें कितने लोग आगे जा रहे हैं, कितने लोग जो है नहीं जा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको जो है क्या करना है, आपको यूपी SSSC वाला एग्ज़ाम जो है, और फिर तीसरा क्राइटेरिया कि आपकी अभी तक की तैयारी जो है किस पर ज़्यादा फोकस्ड है। भले आप कृषि से परास्नातक हैं, स्नातक हैं, लेकिन जब स्नातक किए हुए आपको 6-7 साल बीत गए हैं, अब तक जो है इसकी कोई भर्ती नहीं आई थी तो आपने इसकी कोई तैयारी नहीं की। आप 1.5-2 साल से आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, एकदम से जो है बीच में कृषि वाली परीक्षा आपके सामने आ गई एक नई उम्मीद के साथ में, तो फिर आप दुविधा में आ जाएंगे। तो दुविधा में नहीं आना है। आपको देखना है कि कृषि वाली परीक्षा की अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो उसका सिलेबस जो है कंपैरेटिवली 3-4-5-6 महीने में कवर करना आपके लिए जो है सुविधाजनक है, या जो है आप आरओ के लिए पढ़ रहे थे, इसको अच्छे से रिवाइज करके इसकी परीक्षा देना आपके लिए सुविधाजनक है। तो आपका जो भी जवाब हो उसके आधार पर आप अपनी प्राथमिकता तैयार कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आरओ ही आपका जो है प्राइमरी लक्ष्य बनने के लायक है, क्योंकि आप जो है उसमें 80% 70% तैयारी कर चुके हैं, थोड़ा सा और एफर्ट अपना उसमें लगाएंगे तो आप आरओ में ज़्यादा आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आप आरओ को जो है प्राइमरी लक्ष्य बनाइए और जो है उसको सेकेंडरी बनाइए। मान लीजिए आपकी आरओ की ठीक ठाक तैयारी है तो आप आरओ की तैयारी को 70% पे सीमित कर दीजिए, 30% समय जो है आप अपने जो है उसको रख दीजिए। देखिए, मैंने कहा था ना शुरुआत में ही कि मैं आज जो है प्रैक्टिकल बात करूंगा, क्योंकि सैद्धांतिक बात क्या है, सैद्धांतिक बात यह है कि सफलता के लिए विकल्प जो है सबसे ज़्यादा घातक चीज़ है। अगर आपके पास कई विकल्प हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी सफलता की संभावनाएं क्षीण होती जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप सफल हो नहीं सकते हैं। 2 नाव की सवारी पर तैयारी, 2 नाव की जो है सवारी करके, यानी दूसरे शब्दों में 2 अलग अलग धाराओं के एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करके भी बहुत सारे लोगों ने सफलताएं अर्जित की हैं। मेरे सामने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स में ही ऐसे उदाहरण हैं। आरओ की तैयारी कर रहे थे लेकिन बन गए एसआई। तो ऐसी कोई जो है बात नहीं है, ये आपके जो है आपकी क्षमता पर, आपकी पूर्व तैयारी पर, आपके बैकग्राउंड कैसा है, आपकी लर्निंग स्किल कैसी है, या आपके पास कुल जमा समय कितना है। हम 8 घंटे आदर्श पढ़ाई की बात करते हैं, अगर आप 12 घंटे कर रहे हैं तो कुल मिलाकर ये बहुत सारी जो है कंडीशंस पर, यानी ये भी एक सापेक्षिक बात है कि जो है, लेकिन तरीका क्या है, अगर आदर्श रूप में कहें या सैद्धांतिक रूप में कहें तो विकल्प रहित संकल्प ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में पीसीएस ही बनना है तो फिर आप सभी चीज़ों को सेकेंडरी कर दीजिए, पीसीएस को प्राइमरी कर लीजिए और अपनी पूरी ताकत जो है पीसीएस पर लगा दीजिए। बाकी विकल्पों को देते रहिए, लेकिन उन विकल्पों को आपको सीरियसली नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप पीसीएस जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप वहाँ सीसैट भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी आपको सीसैट में पढ़नी पड़ती, मैथ भी पढ़नी पड़ती, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है, साथ में 8 सब्जेक्ट जो है जीएस के, करंट अफेयर्स, और 6 सब्जेक्ट जो है आपके जिसमें यूपी है, बाकी सब कुछ है जीएस का। आप इतनी ब्रॉड तैयारी कर रहे हैं तो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स आप अगर देते रहेंगे बीच बीच में तो उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब है जब आप अपने मूल या अपने प्राथमिक विकल्प को छोड़कर, या जिसके लिए आपने संकल्प लिया था उसको छोड़कर छोटे विकल्पों पे ज़्यादा फोकस करने लगे। क्यों? क्योंकि क्षणिक निराशा आपके अंदर आ गई। आपके मन में आ गया कि यार पिछली बार तो पीसीएस दिया था, 2 नंबर से प्रीलिम्स ही रुक गया, या
प्रीलिम्स दिया था तो मेंस नहीं हो पाया, मेंस दिया था तो इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो अगर आप क्षणिक निराशाओं या हताशाओं के वशीभूत होकर अपने मुख्य लक्ष्य को भुला दे रहे हैं या उसको आप सेकेंडरी बना दे रहे हैं और चीज़ों को आगे प्राइमरी कर दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है आप जो है गलत दिशा में, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन का एक ठीक ठाक समय लगा दिया है, मान लीजिए आपने 2 साल 3 साल PCS 4 साल लगा दी है, आपने कहीं अच्छी कोचिंग भी कर रखी है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है एकदम से चीज़ों को बदल कर UPSSC के किसी एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो जाना या कहीं और एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो जाना जो है ये आपके लिए समस्या बनेगा और आपको अपने मूल लक्ष्य से भटकाएगा। तो मित्रों, ये सारी बातें आपसे करने का मतलब ये है कि आपका डिसीजन आपका जीवन तय करने जा रहा है। आपको क्या प्राथमिक लगता है, क्या द्वितीयक लगता है, क्या आपके दिल में बसा हुआ है जिसको हासिल किए हुए बिना आप जो है अपने जीवन में आप कुछ भी पा लें लेकिन आप अपने आप को एक असफल व्यक्ति मानेंगे। सफलता की यही परिभाषा है कि आपको अगर वो चीज़ मिल जाए जिसको आप दिल से चाहते हैं तो आप अपने आप को सफल समझते हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप दिल से चाहते थे वो नहीं मिला और बाकी उसके पैरेलल या उस जैसा कुछ और मिल गया जिसमें आपका मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि आप समाज में परिवार में जी रहे हैं, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है मतलब एक कंप्रोमाइज़ की स्थिति में होते हैं और जब कंप्रोमाइज़ होता है तो उसको जो है आप एक असफलता में गिनते हैं। तो आपको इतनी बार डिस्कशन से एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, ये तय करने के क्या तरीके हो सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी समस्या आती है जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको मैसेज करके भी बताते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि सर आपने खूब बताया, खूब समझाया, खूब स्ट्रेटजी बताई, लेकिन मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, आलस से बहुत आता है, पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटे बाद ही मुझे नींद आने लगती है और पढ़ने बैठते हैं कुछ और दिमाग में कुछ और चलने लगता है, घर परिवार की बातें चलने लगती हैं या जो है कुछ हमारे संबंध ऐसे हैं या प्रेम संबंध है या कोई और संबंध है, हम उधर खो जाते हैं, हम भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। तो मित्रों, अगर ये लाइन आपके साथ समस्या है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी भी विकल्प मौजूद है। विकल्प मौजूद होने का मतलब क्या है कि आपको लगता होगा कि बिना पढ़े या हमारे पास कुछ और करने की क्षमता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके परिवार में बड़ा भाई सक्सेसफुल हो गया, वो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बन गया। अब पूरे परिवार, पूरे खानदान, पूरा जो फ्रेंड सर्किल है, चारों तरफ से आपके ऊपर एक जो है 10 टन का प्रेशर है कि तुमको भी जो है समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है और आपका मन तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो है 100 बीघा खेती हो रही है, आपको पता है कि अरे नहीं भी पढ़े लिखेंगे तो कोई बात नहीं, जो है खेती बाड़ी करके या कोई बिजनेस आपके यहाँ बहुत अच्छा इस्टेब्लिश चल रहा है और हम बिजनेस कर लेंगे, पापा के साथ लग जाएंगे या हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, या आपकी रुचि ही कुछ अलग है। अगर आप मेडिकल कंडीशन से आलसी नहीं है, आलस्य के बहुत से कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि आप जो है मेडिकली फिट नहीं है, कुछ आपके साथ जो है समस्या है, क्योंकि आलस्य की वजह बहुत सारी हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई ऐसी बीमारी है, आपके साथ कुछ ऐसी समस्या है, आपको जो है हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्याएं हैं जिनमें आलस लगता है, या जो है कोई गैस्ट्रोलीवर जैसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें होती हैं मेडिकल कंडीशन में जिसमें अगर आप हर तरह से मोटिवेटेड भी हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, तो वो एक अलग समस्या है। उसको लिए आपको तुरंत जो है चिकित्सक से सलाह लेकर अपना जो है प्रॉपर इलाज या उपचार कराना चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप मेडिकली फिट हैं, शरीर से फिट हैं, उसके बावजूद आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इसका एक ही मतलब है कि आपका जो संकल्प है वो मजबूत नहीं है। यानी आप कहीं ना कहीं आपके मन में कई सारे पीछे विकल्प हैं जो आपके संकल्प को कमज़ोर कर रहे हैं।
तो इसके लिए क्या करना है, फिर पहली वाली स्लाइड पे हम लौटते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपका डिसीजन है या किसी और का डिसीजन है। अगर ये आपका डिसीजन है और आप दिल आत्मा सब कुछ लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप फिर से अपने डिसीजन पर पुनर्विचार कीजिए कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं या किसी और के लिए पढ़ रहे हैं। अगर स्वयं के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है नहीं पढ़ पाएंगे, आपको आलस से घेरे रहेगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, कुछ और भी बातें होती हैं। मान लीजिए आप लगातार पढ़ रहे हैं, बार बार जो है आप असफल हो रहे हैं, आप लगातार पीसीएस दे रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं या आरओ दे रहे हैं, हर बार आपका प्रीलिम्स रुक जा रहा है या प्रीलिम्स होता है तो मेंस रुक जा रहा है। उसके कारण जो है, जो हमने सबसे शुरुआत में बात की थी, आपके मन में निराशा बैठ जाती है। आपके मन में निराशा बैठ जाती है तो क्या होता है, आपको ये लगता है कि यार हम पढ़ तो 3 साल से रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि हमारी पढ़ाई में ही कोई कमी है, कोई समस्या है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको अपने एफर्ट पे, जो आपका पढ़ने का तरीका है, फिर वहाँ पर जो है आपके जो पढ़ने का तरीका, अभी इस पर हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे, पढ़ने का तरीका। तो जो आपके पढ़ने का तरीका है उस पर आपको कहीं ना कहीं पुनर्विचार करना होगा कि कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी हमसे रह जा रही है कि हम समय भी दे रहे हैं, जैसा लोग बताते हैं कि 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, हम पढ़ भी रहे हैं, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, भले ही उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हैं और किताबें भी हमारे पास वही हैं जो बताई थी, राजीव अहर, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम सब हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी जो है हम जो है सही मतलब लक्ष्य को भेद नहीं पा रहे हैं। तो आपको जो है अपने पढ़ाई के तरीके पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। और क्या है तरीका, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कि आलस्य से कैसे बचें या पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसके 2-3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पढ़ाई का तरीका अभी हम आगे डिस्कस करने ही जा रहे हैं, वहाँ पर उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि अगर आप जो है आप में बार बार आलस्य आ रहा है, आपकी प्रवृत्ति ये है कि आप घंटा भर पढ़ते हैं, फिर आप जो है आपका मन नहीं लगता है, आप दूसरी तरफ भागने लगते हैं। तो पहली चीज़ जो है ये जो चीज़ है ये आपकी जो है बहुत बड़ी दुश्मन हो सकती है इसमें। हालांकि आज जो है जो संचार क्रांति है उसमें जो है ये एक मतलब ऐसा टूल है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ता है। आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है, तुरंत आप जो है नेट पे सर्च करके उसका 99% तक जो है शुद्ध हल या शुद्ध जो है अपनी जिज्ञासाओं का समाधान निराकरण मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और बार बार आपका नोटिफिकेशन बीच में आ रहा है, आप खोलते एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बहाने आप रील पे पहुंच जाते हैं, एक रील देखा, 2 रील देखा, 3 रील देखा, फिर पता चला 45 मिनट 1 घंटा आपका रील चल रहा है। उसके बाद जो है आपका जो पढ़ाई का जो आपने जो रिदम बनाया था वो बिल्कुल चौपट हो गया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, 2-3 तरीके मैं आपको सजेस्ट करूँगा। पहला तो ये है कि पढ़ने में आपका कोई ना कोई एक अच्छा साथी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो सकता है वो आपका कोई सीनियर हो या वो उस पद पर पहुंच चुका हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो कोई ना कोई एक साथी होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें, या आपका कोई गुरु हो, आपका कोई मेंटोर हो, जिससे आप जो है अपनी जो निराशाएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं कि मन नहीं लग रहा है, पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम जो है भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं, मन नहीं लग पाता है। तो एक साथी अगर आपका कोई इस तरह से है जो आपको अच्छी सलाह देता है, साथी का मतलब है कि वो मित्र है, और मित्र का मतलब, मित्र की जो परिभाषा होती है वो यही होती है जो आपके सुख और दुख में दोनों में जो है आपकी बराबर सहभागिता करे, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी जो है शर्त के। तो इस तरह का अगर कोई है तो आप बहुत लकी व्यक्ति हैं, बहुत भाग्यशाली हैं
क्योंकि आज का जो समय आ गया है, सोशल मीडिया ने तो हर आदमी को लोनली कर दिया है। मतलब लगता ये है कि हमारे 5,000 मित्र हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। वास्तव में अगर आपको कोई अपनी पर्सनल समस्या डिस्कस करनी हो तो आपको 1 या 2 नंबर पूरी फ़ोन बुक में ढूंढने में आधा घंटा लग जाएगा कि यार मैं कॉल किसको करूं। तो अगर कोई साथी है और आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं उसके साथ बैठ के, बहुत अच्छी बात है, आप ग्रुप स्टडी भी करिए। लेकिन फिर ग्रुप स्टडी का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर गए पढ़ाई करने और विषय बदल गया, बातें कुछ और होने लगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप स्टडी के नाम पे जो है अत्याचार नहीं होना चाहिए और जो है सार्थक बातें हों। तो एक तरीका ये है, इससे आपका आलस्य और वो भी भागता है। उसके अलावा आजकल जो है आपने देखा होगा लाइब्रेरी कल्चर अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर मैं अपने समय की बात करूं तो मैं भी चूँकि लाइब्रेरी का एक स्टूडेंट रह चुका हूं और लाइब्रेरी मुझे बहुत सुकून की जगह लगती थी। लखनऊ की जो कुछ प्राथमिक लाइब्रेरी खुली थी उनमें मैं जाया करता था, हालांकि अब नहीं जाता हूं। यहाँ तक कि जो है जब एक शिक्षक की भूमिका में आया तब भी जो है मैं काफ़ी दिनों तक लाइब्रेरी की सदस्यता थी और बीच बीच में मैं जाता रहता था। वहाँ बैठ के मैं सुकून से नोट्स लिखता था, क्या पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करता था। तो लाइब्रेरी चूँकि होता क्या है, एक तो जैसे गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, तो लाइब्रेरी में आपको वातानुकूलन मिल जाता है जो आप जो है अपने घर में या अपने रूम पर अगर हैं तो वहाँ पर, फिर वहाँ पर आप 100 लोग के बीच होते हुए भी आप अकेले होते हैं और आपको ये भी पता होता है कि 100 लोग हमारे आसपास या 20 लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, एक प्रतिस्पर्धात्मक भावना मन में आती है कि यार बगल वाला पढ़ रहा है, इधर वाला पढ़ रहा है, आगे वाला पढ़ रहा है, पीछे वाला पढ़ रहा है, मेरे इतने सारे मित्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ भी आपको जो है अंदर से लगातार मोटिवेट करती रहती है। तो अगर आपके घर के आसपास लाइब्रेरी है, 4-5 किलोमीटर की रेंज में भी है तो आप जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जाना आना कोई आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पर 8 घंटे बैठते हैं, 8 से 10 घंटे की जो भी वहाँ पे सदस्यता आपकी रहे, बैठते हैं, मैक्सिमम टाइम जितना आप देंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वाईफाई की सुविधा भी होती है। अगर आपको मान लीजिए कुछ लेक्चर्स देखने हैं यूट्यूब पर, टीचर्स के लेक्चर्स देखने हैं, आपने कोई कोर्स ले रखा है उसके लेक्चर्स देखने हैं, तो भी आप जो है वहाँ पर, तो लाइब्रेरी एक बेहतर विकल्प है। जिनके पास समय हो, जिनके पास सुविधा हो, जिनके पास सहूलियत हो, वो जा सकते हैं। अब कोई गांव में रहता है, गांव में ही पढ़ रहा है, तो हो सकता है उसके लाइब्रेरी वाला विकल्प ना हो, लेकिन अगर उसके पास फ्रेंड सर्किल है तो जो है वो फ्रेंड सर्किल में जो है पढ़ सकते हैं। अब कोई फ्रेंड भी आपके पास ना रह रहा हो तो आज के समय में मोबाइल है, आप जो है, और फ्री कॉलिंग की सुविधा है। जैसे मान लीजिए सेम नेटवर्क पे फ्री कॉलिंग तो आजकल मिलती ही है, सभी नेटवर्क्स में ऐसा है। तो आप कुछ नहीं, आप फ़ोन पे बात करते हुए पढ़ाई लिखाई डिस्कस करिए, आपस की समस्याएं डिस्कस करिए। कुल मिलाकर अपना जो दिल है उसको खोलिए। अगर आप अंदर ही अंदर घुटेंगे, खुद की समस्याओं को खुद के अंदर रखेंगे, तो जो जहर आपके अंदर पनप रहा है अभी वो छोटी सी मात्रा में वो बढ़ता जाएगा और आप जो है वो जहर फिर आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। जहर का मतलब निराशा का, हताशा का जहर। तो डिसअपॉइंटमेंट से बचना है, डिमोटिवेशन से बचना है और अपने आप को लगातार मोटिवेट रखना है। उसके लिए आप जैसे इस समय कुछ भारत में अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मतलब मैंने शुरुआत में व्यंग किया मोटिवेशन के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मोटिवेशनल स्पीकर जो है एक ही तरह के होते हैं। आप जिनको भी आप अच्छा मानते हैं उनको सुना करिए। बीच बीच में इंटरव्यूज़ वगैरह देखिए सफल लोगों के बीच। जैसे आप हमारा ही चैनल है, अगर आप देखेंगे तो कम से कम 40-50 इंटरव्यू उस पर दिख जाएंगे। आप उन इंटरव्यूज़ को देखिए, जहाँ से भी आपको प्रेरणा मिल सकती है लीजिए और पढ़िए, और कोशिश करिए कि आपको जो अकेलापन है वो फील ना हो। उसके लिए किसी न किसी को साथी बनाइए, कोई ना कोई ग्रुप बनाइए। ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके भी फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, तो फ़ायदे वाले पक्ष पर ज़्यादा फोकस करिए। लाइब्रेरी बहुत बेहतर विकल्प है। अगर आपके घर के पास है तो आपको लाइब्रेरी ज़रूर, क्योंकि कमरे पे क्या होता है, मैं भी जो है आप लोग की तरह एक सामान्य विद्यार्थी की तरह एक छोटे कमरे में रहा हूँ।
खुद भोजन बना के मैंने खाया भी है, पढ़ाई भी की है, सब कुछ किया है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जो है केवल सतही बातें बोल रहा हूँ। जो है जो जीवन का अनुभव है, होता क्या है, खाना वाना खाने के बाद नींद आती है, सामान्य शरीर है। खाना खाएंगे आप, खाना हजम करने के लिए पूरा ब्लड का फ्लो जो है दिमाग से लेके पूरे शरीर में पेट की तरफ जाता है, तो आलस्य आता है। तो आपको आधा एक घंटा आराम भी करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। और कभी भी एकदम से ज़्यादा भोजन हमको नहीं करना है। तो विद्यार्थियों के लिए हमारे शास्त्रों में ही सूक्ति कही गई है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इसमें जो पांचों लक्षण हैं वो जरूरी नहीं कि आज की डेट में अप्लाई हो, क्योंकि ये उस समय की बात हो रही है जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी, घर भी छोड़ना पड़ता था, गुरु के पास जाके अंतेवासी छात्र के रूप में वहाँ रहना पड़ता था। लेकिन जो इसमें कहा गया है वो जो है बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि हमारा जो है ध्यान किस प्रकार होना चाहिए, हमको अल्पाहारी होना चाहिए एक विद्यार्थी के लिए। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे मील्स खाएंगे, आप 3 घंटे 4 घंटे पे एक हल्का हल्का भोजन करेंगे, कभी नाश्ता कर रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कुल मिला के आपको जैसे कि एक दावत में एक साथ में कई सारी चीज़ें जो खा लेते हैं, ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, तो उसके बाद आलस्य आएगा ही। तो आलस्य का एक बहुत बड़ा कारण जो है ज़्यादा भोजन करना होता है। तो भोजन आप करिए और बहुत ही अच्छा भोजन करिए, रिच भोजन करिए, प्रोटीन रिच भोजन करिए, फाइबर रिच भोजन करिए, जिससे आपको एनर्जी मिले। लेकिन जो क्वांटिटी है उसका ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा कई बार में खाइए, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है अगर आपको आलस्य से बचना है। तो एक बात तो ये हो गई। आगे बढ़ते हैं। भविष्य की चिंता आपके जीवन पर हावी है। देखिए, ये एक बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि हम वर्तमान में तो जीते ही नहीं हैं, और भविष्य और जो है भूतकाल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये केवल हमारे मन की जो है क्या है, एक चाल है, एक वृत्ति है कि जो चीज़ हो चुकी है उसको हम भूतकाल कहते हैं, जो चीज़ नहीं हुई है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो एक भविष्य है। अगर भविष्य जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो तब तो हम उसको यथार्थ मान सकते हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता कि आपने जो सोचा कि 4 सेकंड बाद ये होगा और वैसा ही हो जाए। एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, उससे मिलता जुलता हो सकता है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ना तो आपको भविष्य की चीज़ों को लेकर रिग्रेट बहुत ज़्यादा करना है, भूतकाल की चीज़ों को जो आपके साथ जीवन में बीत चुका है। मैं मानता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे कष्ट के पल आए होंगे, बहुत सारी निराशा के, हताशा के, बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, लेकिन आपको उनसे आगे बढ़ना है, तभी आप जो है अपना एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको वर्तमान में रहना है, ना आपको भविष्य की चिंता करनी है, ना भूतकाल का आपको रिग्रेट करना है या मलाल करना है या आत्मग्लानि करनी है। कि आत्मग्लानि में क्या होता है, मैंने 1 साल से पढ़ा नहीं है, मैं वहाँ ना गया होता, मेरा इतना समय वहाँ ना बर्बाद हुआ था। जो हो चुका है उस पर आपका बस नहीं है। ये चीज़ आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो जीवन में बीत चुका है वो हो चुका है और उस पर आपका बस नहीं है। आप उसको कितना भी सोचेंगे आप उसको बदल नहीं सकते। तो जिस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूतकाल का हमारे जीवन में बस इतना ही महत्व है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भूतकाल का हमारे जीवन में इतना ही महत्व है कि हम यहाँ पर जो हमने गलतियाँ की हैं, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, उनसे हमको सीखना है, उसको हमको वर्तमान पे अप्लाई करना है, और हमको जो अपना पूरा जीवन केंद्रित करना है वो वर्तमान में। आज मैं क्या हूँ, आज मेरी भूमिका एक विद्यार्थी की है। मैंने संकल्प लिया है कि मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी पानी है, मैंने समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देनी है, मुझे PCS बनना है, और इसलिए मेरा पूरा का पूरा फोकस 100% फोकस मेरा जो है वर्तमान में होना चाहिए। भूतकाल केवल हमको हमारी गलतियों से परिचित कराता है कि जो हमने किया
उसको अब हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वैसा हमको दोबारा नहीं करना है, उसको हमको रिपीट नहीं करना है। बस भूतकाल का हमारे जीवन में यही महत्व है। हमको पूरी तरह से वर्तमान में जीना है। अभी जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, आज का जो दिन है वो हमारा है, और आज को हम जितना बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, आज का जो 24 घंटा या 8 घंटा या 10 घंटे का जो हमने लक्ष्य बनाया है पढ़ने का, उसको अगर हम आज बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, यही हमारे इस जीवन की सार्थकता है। क्योंकि आज आपने किया, उसका जो परिणाम है वो आगे छुपा हुआ है, वो उस पर भी आपका वश नहीं है। तो ना आपका भूतकाल पे वश है, ना आपका जो है भविष्य पे जो है वश है। तो जिस चीज़ पे आपका वश नहीं है उसके लिए आपको रिग्रेट करना, उसके लिए आपको सोचना, उसके लिए आप अपने वर्तमान को बर्बाद करना, ये तो मतलब एक समझदार इंसान से नहीं उम्मीद की जा सकती है। और आप लोग विद्यार्थी हैं, आपको ठीक है भविष्य के बारे में इंसान सोचता है, हालांकि भविष्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर केवल ये एक समय का, या यूँ कह लीजिए टाइम एंड स्पेस में अगर हम देखेंगे, तो ये केवल एक परिकल्पना है कि भविष्य कुछ होता है। क्योंकि जैसे ही भविष्य में हम पहुँचते हैं वो वर्तमान हो जाता है, और वर्तमान एक सेकंड में जो बीत के जो है भूतकाल बन जाता है। तो जो कुछ है वो वर्तमान है। हम आज क्या कर रहे हैं, हमने जो सोचा था क्या आज हम वो कर पा रहे हैं? आज हमने सोचा था कि आज हमको मॉडर्न हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ने थे और उसको हर हालत में तैयार करना था, क्या आज हमने वो किया? बस यही मायने रखता है और कुछ मायने नहीं रखता है। हम कल शादी में चले गए थे और हमने कल का जो समय था वो एक्सपॉयल कर दिया, हम नहीं पढ़ पाए, तो क्या उसका रिग्रेट लेके, क्या उसकी आत्मग्लानि लेके आज का आप 8 घंटा बर्बाद कर देंगे? अगर उसके रिग्रेट से आज का आप 8 घंटा बर्बाद कर दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप जो है सही तरीके से जीवन को समझ ही नहीं पाए हैं। जीवन में ना कुछ भूतकाल है ना कुछ वर्तमान है, दोनों जो है समय की 2 परिकल्पनाएं हैं जो वास्तविकता में कभी नहीं घटित होंगी। अब ये थोड़ी सी जो है हाइपर बात हो रही है, खैर बस मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए कि पास्ट से हमको प्रेरणा लेनी है, भविष्य के लिए हमको सपने बुनने हैं कि हमको एक लक्ष्य निर्धारित करना है, लेकिन जो करना है वो आज करना है। अभी जो हम हैं बस वही हैं, यही हमारे जीवन की सच्चाई है और यही जो है इस क्षण की शाश्वतता है। आज और अभी जो हम कर रहे हैं यही शाश्वत है। इसका जो परिणाम है वो एक जो है कल्पना मात्र है भविष्य में कि क्या होगा। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी हो या आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो, आपने अपने धर्म की किताबें पढ़ी हो, तो सभी की टीचिंग्स यही हैं, सभी की जो प्रेरणा यही है कि भूत कुछ नहीं होता है, भविष्य कुछ नहीं होता है, जो होता है वर्तमान होता है। जो भगवत गीता में कहा जाता है ना कि हमको कर्म करना है और भविष्य की हमको फल की इच्छा नहीं जाहिर करनी है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको सपने नहीं देखने हैं, उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको वर्तमान में जीना है। अभी आप जो कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी से, अपने पूरे संकल्प के साथ में, अपने पूरी क्षमता के साथ में, और जितना सार्थक आप प्रयत्न कर सकते हैं वो आज की डेट में करिए, ठीक है। परिणाम अच्छा आएगा बुरा आएगा वो आगे तय होगा, और उससे हमारा जीवन न खत्म होने वाला है न रुकने वाला है, जीवन फिर भी चलेगा, क्योंकि जीवन जो है गतिमान प्रक्रिया है। सफलता असफलता किसी का जीवन इस तरह से नहीं डिसाइड करती है कि जीवन वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। असफलता का मतलब ये है कि अभी तक जो है हमने जो किया उसमें कुछ कमी रह गई थी, उसको जो है हम आगे जो है सही करेंगे। एक बड़े साइंटिस्ट हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनको जो है कुछ बनाना था, मैं भी नाम नहीं लूँगा, हो सकता है आप जानते हो, उनको कुछ बनाना था। तो उनके कई सारे शिष्य भी थे, साइंटिस्ट होते हैं तो उनके भाई स्टूडेंट्स भी होते हैं। उन्होंने
जब 88 बार प्रयास कर लिया तो और वो असफल हो गए, 88वें प्रयास में भी वो असफल हो गए। तो उनके विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं, बार बार आप वही करते हैं, कभी कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में करते हैं, कभी कुछ रेशियो कम करते हैं और हर बार आप जो है फेल हो जाते हैं। आप ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि ये काम जो है नहीं हो पा रहा है, ये इसकी विधि नहीं हो सकती है। तो उन्होंने सीधा सा एक जवाब दिया कि मैंने अभी तक जो है जो 88 बार असफल होके ये सीखा है कि ये 88 तरीके ऐसे हैं जो इसको करने के लिए नहीं बने हैं। यानी 89th वाला जो तरीका होगा, हो सकता है कि वो मुझे सफल कर दे, या जो है 19 वाला जो तरीका होगा हो सकता है वो सफल कर दे। यानी मुझे ये पता चल गया है कि इस 88 तरीकों से सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। तो अगर आपका जीवन में अप्रोच इस तरह से होगा कि आपको इस क्षण जो अभी का जो वर्तमान है उसमें आप अपनी पूरी क्षमता के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी अपने आत्मबल के साथ में, पूरे संकल्प के साथ में जितना बेहतर प्रयास आप कर सकते हैं उतना प्रयास आपको करना चाहिए। और इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इस रास्ते अगर आप असफल होते हैं तो आपको एक अनुभव ये जरूर होगा कि हाँ, ये सफलता का मार्ग नहीं है, यानी हमको अपना तरीका बदलना होगा। तरीका बदलना होगा, वो अलग अलग है, पढ़ाई में अलग पढ़ाई का सिस्टम अलग होता है और जीवन में जो चीज़ों का अलग सिस्टम होता है। तो हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, यहाँ पर बात आती है 3 सवाल एक साथ हम लेते हैं। अच्छी तैयारी के बाद भी परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, पढ़ने के बाद याद रखना है। पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो ये तीनों सवालों को हम मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हाइपर या हाइपो मोटिवेशन दोनों ही घातक हो सकता है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ। अगर आपको लगता है, जैसे मैंने अभी पीछे वैज्ञानिक का उदाहरण दिया, तो उसने कहा कि 88 तरीके ऐसे हैं जिनसे ये काम नहीं होगा, ये जो है मुझे पता चल गया, यही मेरे जीवन की उपलब्धि है। आप पढ़ने का सही तरीका क्या है, याद करने का सही तरीका क्या है, हमेशा जो है लिख लिख कर पढ़ाई करें। लिख लिख कर पढ़ना, ये जो है याद करने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है। लिखने का मतलब ये नहीं कि आपने लक्ष्मीकांत खोल लिया, उसका पहला चैप्टर पूरा जो है लिख मारा, ये लिखने का मतलब नहीं है। लिखने का मतलब ये है कि मान लीजिए लक्ष्मीकांत के उदाहरण दे रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, जो आपको उसमें पॉइंट्स महत्वपूर्ण लगते हैं उसको आपको स्वयं के लिए, अपने लिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखना है और 1 हफ्ते बाद फिर उसका रिवीजन कर लेना है। एक तरीका मतलब लिख के तैयार करने से याद होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऑडियो विजुअल माध्यम है, जैसे कि लेक्चर्स हैं, आप किसी टीचर को पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं किसी का कोर्स लीजिए, हमारा कोर्स लीजिए, आपको यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है या आपके पास कोई कोर्स है, तो ऑडियो विजुअल जो है वो एक बेहतरीन माध्यम होता है हमारे, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे कि यूट्यूब इतना सफल क्यों हुआ है, क्योंकि ऑडियो विजुअल जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग को अपील करती हैं, हमारी मेमोरी में आसानी से फिट होती हैं, हमको जल्दी याद होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस में वो रहती हैं, जो हम रिकॉल करते हैं तो हमको याद आ जाती हैं। तो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी समय की बात बताऊं, जब YouTube बहुत महंगा हुआ करता था, YouTube महंगा क्या हुआ करता था, डेटा बहुत महंगा हुआ करता था, जियो क्रांति आने से पहले की ये बात है। तो मैंने ल्यूसेंट पढ़ने का एक तरीका निकाला था। मैंने जो है, उस समय नॉर्मल वाले फ़ोन होते थे लेकिन उसमें रिकॉर्डर होता था, मैंने ल्यूसेंट्स के चैप्टर को अपनी आवाज़ में बोल बोल के रिकॉर्ड कर लिया था और उसको जो है मैं खुद सुनता था। कैसे? उसको ऑन कर देता था रिकॉर्डिंग लगा के और ल्यूसेंट किताब खोल के मैं उसको लाइन बाय लाइन देखता चलता था, पेंसिल से उसमें मार्क करता चलता था। उसके बाद जब संचार क्रांति आई, जियो क्रांति आई, डेटा सस्ता हुआ,
क्योंकि हम लोगों ने तो वो समय भी देखा है जब जो है 400 रुपये 300 रुपये में 1 GB डेटा मिलता था। आज तो अनलिमिटेड डेटा आपके पास अवेलेबल है कुछ ही रुपयों में। तो उसके बाद ऑडियो बुक्स आने लगी। आज आप देखिए आपको बहुत सारी किताबों की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। अब तो ऑडियो वीडियो दोनों आने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं कि मेरा तरीका फॉलो करना है, ये केवल एक एग्जाम्पल है, क्योंकि समय देशकाल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। सुविधाएं कब कैसी थी अब कैसी हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। तो लिख लिख के पढ़ना, हमेशा आपके पास पेन होना चाहिए। पीछे एक सवाल था ना आलस्य। आलस्य तभी आता है जब आप कोई किताब खोल के बैठे हुए हैं और आप उसको मियरली ऐसे पलटते जा रहे हैं, ऐसे बस पलटते जा रहे हैं और लगातार ऐसे पलट रहे हैं, तो हमको जो है आलस्य हमारे ऊपर हावी होने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है क्या होना, नींद। लेकिन अगर आप किताब के साथ साथ उसका कुछ ना कुछ उससे नोट कर रहे हैं, अगर आप नोट नहीं भी कर रहे हैं, एक वो भी लिखा है कि नोट्स बढ़ाएं या किताब से पढ़ें। आप मैंने बहुत ज़्यादा कभी नोट्स नहीं बनाए। एक समय था जो है फेसबुक पे मैं एक ग्रुप में मैं नोट्स पोस्ट करता था, जो लोग पुराने लोग हैं जानते होंगे। तो वो शॉर्ट नोट्स होते थे, तो मैं कुछ लोग की डिमांड पे पोस्ट कर दिया करता था। तो जो है नोट्स हमेशा खुद को ध्यान में रख के बनाएं। आपको ये नहीं करना है कि आपको दूसरे को देना है, या और ये भी नहीं करना है कि आप कोई किताब लिखने जा रहे हैं। नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, और आपके पास समय का अभाव है, परीक्षा में 6-8 महीने का समय बचा है, तो आप नोट्स बनाने में बिल्कुल मत उलझिए। आप 3-4 कलर के पेन रखिए, हाइलाइटर रखिए, मार्कर्स रखिए, और जिसको जो है फ्लैग कहते हैं, कलर्ड फ्लैग आते हैं ना, तो पन्ने पे जैसे मान लीजिए कोई पन्ना है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है तत्सम। अब यहाँ पर जो है आप इस पे फ्लैग पे तत्सम कर लीजिए, और इसमें क्या पढ़ना है उसको आप जो है मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसमें भी बहुत जो टफ वाले शब्द हैं उनको आप जो है अलग एक नोटबुक पे फटाफट नोट करते चले जाइए, जो आपके रिवीजन में काम आए। फिर पढ़ने का जो है और तरीका, मतलब अब तो हम मेन बात कर रहे हैं जो आप लोग के ज़्यादा काम की है। पढ़ाई के आप अपने कंडीशन के हिसाब से ये तय करिए कि आपको कितना पढ़ना है। देखिए पढ़ाई 2 तरीके की होती है, एक क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन हम लोगों में से मैक्सिमम जो है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी के आधार पे या जो है टारगेट डिसाइड करने के लिए टाइम को ज़्यादा जो है रिलेटिव पाते हैं, टाइम को ज़्यादा हम सही तरीके से समझ पाते हैं। तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि एक आदर्श स्थिति में 8 घंटा पढ़ना चाहिए, और अगर आपके पास अच्छा समय है तो आप 8, 10, 12 घंटे भी आप पढ़ें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप 8 घंटे, जिसको ईमानदारी से कहते हैं पढ़ना, उसमें जो है इसका प्रयोग ना हो और बाकी चीज़ों का प्रयोग ना हो, मतलब कोई भी बिना इंटरप्शन, बिना व्यवधान के अगर आप पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटा एक आदर्श स्थिति है जिसमें आप अच्छी खासी जो है पढ़ाई कर पाएंगे। आपके पास समय है, टारगेट आपका ज़्यादा है, मतलब आपके पास समय कम है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो आप और आगे बढ़िए। और आपका जो है एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, 2 ही महीना बचा है, तो थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो है आपको डिसाइड करना है कि हमारा टारगेट जो है क्या है और कितना पढ़ना है। पहली चीज़ आपको ये तय करनी होगी कि हमको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इसका एक ही तरीका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ कोई हम एग्ज़ाम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, हम समीक्षा अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक सिलेबस, उसका क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। सिलेबस तो आपको याद होना चाहिए, सिलेबस को अपने शब्दों में लिखकर अपने सामने जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लीजिए। उसके बाद सिलेबस को खूब अच्छे से पढ़िए। सिलेबस के अनुसार PYQ वाली किताब जो भी आपके पास हो उससे एनालिसिस करिए। मेरी बहुत सारी एनालिसिस RO PCS के लिए पड़ी हुई है, लेकिन आप अगर सेल्फ एनालिसिस करते हैं उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि जब आप किताब खोलेंगे कि अरे हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से प्रश्न आ चुका है, यानी इसके आसपास से भी प्रश्न दोबारा बन सकता है। तो PYQ को अगर आप खुद से एनालाइज करते हैं, पिछले 10 साल के जो है प्रश्न पत्रों को आप बढ़िया से 2 दिन लीजिए, नहीं 1 हफ्ता आप लगा डालिए इस एनालिसिस पे। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, सब टॉपिक्स उसमें कौन से हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार रिपीट हुआ है,
और पूरे पूरे उसमें जो है इस सब्जेक्ट का कितना प्रोपोर्शन है, उस सब्जेक्ट में उस चैप्टर का कितना प्रोपोर्शन है, इसके आधार पर जो है आप अपना एक एनालिटिक्स बना लीजिए कि हमको जो है एक्चुअल में पढ़ना क्या है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। अब आपके पास तीसरी चीज़ आती है सोर्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से बात कर लेता हूँ। सिलेबस, सबसे पहले आपको पास सिलेबस बेहतरीन तरीके से आपको पता होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। फिर बात आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपको क्या करनी है, इससे आपको एनालिसिस करनी है और सेल्फ एनालिसिस करेंगे। दूसरे के एनालिसिस से बेहतर होगा कि सेल्फ करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ है कि हमारे पास जो है ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए पढ़ाई के। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब है अच्छे नोट्स या अच्छी किताबें या अच्छा वीडियो मटेरियल, अच्छा वीडियो कोर्स, कुछ भी जो है वो सब आपके सोर्स में काउंट हो रहा है। अब यहाँ ये पहली नंबर पे तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स का मतलब ये है कि आपको अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए। तो आपको मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ी है और या आपके पास अभी समय है, मान लीजिए आप आरओ आगे के लिए या अगले साल के पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि आप मार्केट में जितनी भी अच्छी बुक्स देखेंगे सबका बेस एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी में भी 6 to 12 पढ़ सकें तो बेहतर है, नहीं तो कम से कम 9 to 12, नई हो पुरानी हो इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। 9 to 12 जो है आप अगर पढ़ते हैं कम से कम आपको पढ़ना चाहिए। और ये आपको देखना है कि जो आपका सिलेबस है उसमें से कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ये नहीं कि आप गए वहाँ पर और 9 to 12 सारी एनसीईआरटी एक बार में आप बांध लाए, फिर ला के रखा, उसका वजन से ही आप दब के निराश हो गए कि अरे ये तो ख़त्म ही नहीं होने वाली है। तो सोर्स को जो सेलेक्ट करते समय चीज़ों को लीजिए, लेकिन एकदम से बल्क में नहीं। आप गए, आपने कहा कि एनसीईआरटी साइंस वाली दे दो भाई, 9 से 12 की, पहले हम साइंस ले जाते हैं, फिर हम ज्योग्राफी या सोशल साइंस ले जाएंगे, फिर हम दूसरी चीज़ें ले जाएंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़िए, जैसे हमारा जो वीडियो कोर्स है वो मैक्सिमम एनसीईआरटी पे। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर आप जो है जो आपने कोर्स दिया है उसको पढ़ने के अलावा कोई बुक्स तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, जबकि ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कि हमारे जो पूरे कोर्स में जो है जो मटेरियल है वो मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं है तो जो है किसी न किसी ऑथेंटिक बुक्स जो अच्छे राइटर्स हैं उनसे जो है वो इंस्पायर्ड है। तो इसलिए निश्चिंत होकर आप केवल और केवल वीडियो कंटेंट और नोट्स पे अगर भरोसा करते हैं, बाहरी कोई मटेरियल नहीं पढ़ते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से तय है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। ये पहला चरण हो गया। इसके साथ में अगर आपके पास समय है तो मैं फैक्ट के लिए हमेशा एक बुक जरूर रिकमेंड करता हूँ, आपको ल्यूसेंट जीके भी जीवन में पढ़नी चाहिए। अगर आप नए विद्यार्थी हैं और आपने पहले नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा है तो रिवीजन करने में भी कोई बुराई नहीं है। ल्यूसेंट जीके वाली बुक ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो फैक्चुअल फॉर्म है, फैक्चुअल एग्ज़ाम है और उसमें जो विविध वाला जीके पूछा जाता, मिसलेनियस वाला, वहाँ पर ल्यूसेंट जीके का जो है एक अच्छा रोल आ जाता है। तो ऑथेंटिक सोर्सेज, अब हर परीक्षा के हिसाब से ऑथेंटिक सोर्सेज अलग हैं। अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो यूपीपीएससी में एनसीईआरटी और उसके अलावा बहुत बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो आप वो वाले वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आज वो विषय नहीं है। हम केवल आज जो है तरीके पे बात कर रहे हैं, हम जो है बहुत ज़्यादा वस्तुनिष्ठ नहीं हो रहे हैं। तो सोर्स आपके पास आ गया। सोर्स के बाद जो है आपको क्या करना है, अपना जो है टाइम टेबल तैयार करना है। टाइम टेबल में अब आपको अपनी परिस्थिति को ध्यान रखना होगा कि आप जो है एक वर्किंग क्लास व्यक्ति हैं, एक हाउसवाइफ हैं,
या आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आप घर में रह के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप घर के बड़े लड़के हैं तो आपको जो है घर के भी सारे काम निपटाने हैं, सारी जिम्मेदारियां देखनी है, तो ये आप पे तय करता है। लेकिन आदर्श स्थितियां वही हैं कि 8 घंटा फुल टाइमर्स के लिए और 5 घंटा कम से कम जो है पार्ट टाइमर स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। उसके बाद जो है आपने जो एनालिसिस की थी वो एनालिसिस यहाँ पर काम आएगी कि एनालिसिस को अब यहाँ पर लाइए अपना टाइम टेबल में, कि हमको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि हमको हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। हर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे आरओ पर अभी रिसेंट वीडियो हमने दिया है, उसके पहले ही बहुत सारे वीडियो दिए हैं, तो अगर कोई स्पेशली समीक्षा अधिकारी की बात करता है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। उसमें तो मैंने 100 टॉपिक्स भी आपको छांट के बता दिए हैं कि 100 टॉपिक्स कौन से होने चाहिए। तो अब बारी आती है कि टाइम टेबल डिसाइड करने में आपको ये तय करना है कि आपकी प्रायोरिटी एरिया क्या है। प्रायोरिटी एरिया का मतलब प्रायोरिटी सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों को ख़त्म करना है। अब उसमें भी 2 तरीके हैं। आप प्रायोरिटी में उन सब्जेक्ट को पहले ला सकते हैं जिनको आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, या जो है जिसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझते हैं वो आप पहले पढ़ने लगें, तो ये एक तरीका हो सकता है। कुल मिलाकर आपको कम से कम 2-2 घंटे के स्लॉट्स अपने तैयार करने हैं। कोशिश करिए कि 2 घंटे से ज़्यादा एक बार में मत पढ़िए, क्योंकि एक दिमाग की कैपेसिटी होती है, ग्रहण करने की हमारी एक क्षमता होती है। हमारा दिमाग भी हमारे शरीर की तरह बहुत वर्क करता है, तो पढ़ने से थकता भी है। और हर 2 घंटे के बीच में कोशिश करिए कि आधा घंटे का आपको रेस्ट मिले। आधा घंटा नहीं ले सकते तो कम से कम 15 मिनट आपको रेस्ट करना चाहिए। उस पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, कुछ स्नैक्स खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वॉकिंग करने जा सकते हैं, क्योंकि लगातार बैठने से शरीर भी अकड़ जाता है, शरीर में भी आलस्य होता है। वॉक कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आप इनमें से कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार कर, और पूरा प्रयास करिए कि आप कुर्सी मेज पर बैठ के पढ़ें, वो ज़्यादा सुविधाजनक होता है। शरीर का पॉस्चर जो होता है वो भी जो है हमारे जो है मेमोरी पर जो है असर करता है। आप हमेशा देखेंगे कि अगर आप लेट के किताब पढ़ते हैं तो आपको जल्दी नींद आ जाती है, आपको कम गेन होता है। आप कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ते हैं तो आपको जो है ज़्यादा समय तक आप टिक पाते हैं पढ़ने में, और आपको याद भी ज़्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जितना आपको पढ़ना है उस पढ़ाई में आपको उसको 4 भागों में बांटना है। ये आपको क्या है, इस रीडिंग को, मतलब नए पढ़ने को हम रीडिंग कर रहे हैं, और जो हमको रिवीजन करना है वो ये कर रहे हैं। यानी 1/3 आपको हिस्सा अपने समय का पढ़ने में देखना है और 1/4 हिस्सा आपको रिवीजन में देना है। अगर इस फार्मूले को आप अपना लेंगे जीवन में तो आप कोई भी परीक्षा बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो ध्यान रखिएगा कि जितना आपको पढ़ना है उसका 1/4 समय रिवीजन में देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 8 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे उसी दिन रिवीजन में भी देना है। तो अपना शेड्यूल ऐसा बनाइए कि आपके शेड्यूल में डेली रिवीजन का प्रोविज़न हो। आप कितना भी अधिक पढ़ लें, अगर आप रिवीजन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो आप जो है खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपका पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा आपके काम नहीं आने वाला है। इस बात का विश्वास रखिए। सोर्सेज को अच्छे से चुनिए, सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, इधर उधर भागिए मत। मार्केट में बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की कोई एक मैगजीन फॉलो करते हैं तो उसी को लगातार फॉलो करिए, उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए, और जितना आप पढ़ते हैं उसका 1/4 समय, जितना आप नया पढ़ते हैं उसका जो है उसमें से 1/4 समय आपको टोटल पढ़ाई का रिवीजन पर देना होगा। और हफ्ते में एक दिन शेड्यूल बना लीजिए, चाहे वो संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी रखिए, वो आपके हिसाब से है, कि आपको एक दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैपिंग करते हुए पढ़िए। टाइमलाइन जैसी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप टाइमलाइन बना के पढ़िए। जितना ज़्यादा आपका हाथ चलेगा
उतना ज़्यादा आप जो है कर पाएंगे। साथ में अखबार ज़रूर पढ़िए, रोज़ का अखबार पढ़िए, समय हो तो न्यूज़ देखिए, न्यूज़ ज़रूर देखिए, समय निकालिए उसके लिए, अगर आप बहुत व्यस्त नहीं है तो। देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब फालतू चीज़ों में नहीं। अब आपको जो है फिल्मी गपशप नहीं देखनी है या किस धारावाहिक में क्या चल रहा है वो वाली चीज़ें नहीं देखनी है। दुनिया समाज में क्या चल रहा है और उसमें से आपके लिए क्या ज़रूरी है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी जो है आपको रखनी होगी। तो दोस्तों ये हो गया पढ़ने का जो है सही तरीका, और अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप हताशा और निराशा से बच सकते हैं। ये सवाल वैसे तो टेकअप हो सकता है। देखिए, सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई घर में बड़ा लड़का है, जैसे मैंने भी कहा, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पेरेंट्स नहीं हैं या पेरेंट्स में से एक नहीं है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, या विवाहित हैं उसलिए जो है जिम्मेदारियां आ गई हैं। पहले किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको इमीडिएट कमाने में लगना पड़ा, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनका अपना सपना पूरा कर पाएँ। घर में शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो कुल मिला के किसी भी तरह के आपके समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इंसान का जो जीवन है वो समस्याओं के साथ सामंजस्य बनाकर ही निखरता है। आपके पास समस्याएं कैसी भी हों, अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। इसलिए जो है कैसी भी समस्याएं हो उसकी दुहाई मत दीजिए। आप उस समस्या से सबसे बेहतर तरीके से कैसे निपट सकते हैं उसका सल्यूशन निकालिए। जैसे मैंने कहा कि आप वर्किंग हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप फुल टाइमर नहीं हैं, आप पूरा समय नहीं दे सकते हैं, तो आप जितना समय दे सकते हैं ये मान लीजिए कि आपको ईश्वर ने उतना ही मौका दिया है और उतने ही मौके को आपको जो है एक सफल जो है अवसर में बदलना है। तो आप 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ के जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में संकल्प की शक्ति जो है प्रबल होनी चाहिए। और केवल अपनी परिस्थितियों से घबराकर, अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होकर निराश हो जाना, ये जीवन का जो है एक सबसे स्याह पहलू है, जिससे बहुत सारे युवा आज के समय में परेशान हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो रहा है। ज़िंदगी में जो भी चल रहा है ये समझ लीजिए कि वो जो है आपको और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सोना जितना ज़्यादा तपता है उतना ज़्यादा निखरता है। तो आप जो है तप रहे हैं, आप जो है आप में और ज़्यादा निखार आएगा। जितनी आपके ऊपर समस्याएं आएंगी आप उतना बेहतर निखर के ऊपर आएंगे, उतने अच्छे से सफल होंगे। बस आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है और अपना लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना है और वर्तमान में जीना है। पास्ट का रिग्रेट नहीं करना है कि हमारे साथ ये हो गया था तो ये नहीं कर पाए, अब ये नहीं कर पाए तो हम वो नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ दीजिए। इससे ऊपर उठकर देखिए कि आज आप कहाँ खड़े हैं और आज से आप क्या कर सकते हैं। आज अगर 5 महीने बचे हैं, आज अगर अब 6 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में, आज अगर 3 महीने बचे हैं, तो आज आप अपना क्या सर्वोच्च सबसे बढ़िया प्रयत्न कर सकते हैं, उस प्रयत्न पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, सफलता असफलता केवल जो है सापेक्षिक चीज़ें हैं। असली सफलता ये है जीवन में कि आपने जो सोचा है उसके लिए 100% एफर्ट आप ईमानदारी से कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, यही असली सफलता है। क्योंकि भविष्य में क्या होने जा रहा है इसके बारे में कोई नहीं जान सकता है, और जो हो चुका है उसमें जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ना हम भविष्य को बदल सकते हैं, ना हम पास्ट को बदल सकते हैं या भूतकाल को बदल सकते हैं। तो हम जो बदल सकते हैं, जो हम एफर्ट कर सकते हैं, वो वर्तमान में कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि हमारा वर्तमान का किया हुआ प्रयास जो है हमारे भविष्य को की मैट्रिक्स को प्रभावित करता है। तो आप वर्तमान में जितना बेहतर प्रयत्न कर पाएंगे उतना ज़्यादा कर पाएंगे। तो सारी निराशाओं को, सारी हताशाओं को, जो परिस्थितियां आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आप में गिल्ट ला रही हैं, आप में निराशा ला रही हैं, ऐसे लोग जो आपके चारों तरफ निगेटिविटी फैला रहे हैं,
उनसे दूर हटिए, उनसे दूरी बनाइए, उनसे नमस्ते कर लीजिए। और ऐसे लोग जो ऊर्जावान हैं, जिनका पॉजिटिव ऑरा है, जो आपके मित्र हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ रहिए और आप निश्चित रूप से जो है उबर पाएंगे। शुरुआत में जो कहानी से हमने शुरुआत की थी कि ये भी दिन बीत जाएगा, मतलब न सफलता स्थायी है, न असफलता स्थायी है, न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है। कोई भी चीज़ जीवन में स्थायी नहीं होती है, सब कुछ बीत जाना ही है एक दिन जो है। तो हमको किसी चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा अहंकार भी नहीं पालना है, बहुत ज़्यादा हमको किसी चीज़ के लिए ग्लानि भी नहीं मन में रखनी है। हर चीज़ बीत जानी है, इसलिए हमको समभाव से, हर परिस्थिति में एक ही भाव से अपना मैक्सिमम जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है उस पर हमको ध्यान देना है। अब एक जो है बहुत बड़ा जो है सवाल है, कुछ लोग क्या हैं जिन्होंने आखिरी बार इस बार PCS भरा है एज की दृष्टि से। वैसे तो अंतिम शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता, जीवन में अंतिम कुछ भी नहीं होता है, जीवन का एक ही अंतिम सत्य है, उसके अलावा और कोई सत्य नहीं होता है। लेकिन जो हमने एक समय की कल्पना कर रखी है कि हम टाइम बार्ड हैं और ये हमारा फॉर्म भरने का आखिरी चांस है, ये आखिरी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आपका चाहे ये पहला प्रयास है, चाहे ये आखिरी प्रयास है, हमेशा ये मान के चलिए कि ये मेरा अंतिम प्रयास है और मेरे पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ऐसा सोचकर और वर्तमान में पूरी ताकत से, पूरे संकल्प से, पूरी जो है प्रतिबद्धता से मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो पहला अवसर और अंतिम अवसर जैसा कुछ नहीं होता है, ये केवल एक जो है समय के सापेक्ष जो है कल्पनाएं हैं कि ये पहला अवसर है, ये अंतिम अवसर है। जो सफल होता है वो हर अवसर को अंतिम अवसर मानता है। जैसे बहुत सारे जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स या बड़े विद्वान ये कहते हैं कि आज में जियो और आज को इस तरह से जियो कि ये अंतिम जो है हमारा दिन है। अगर आपको पता चल जाए कि कल हमारी मृत्यु होने वाली है और आज हमको, तब आप जैसे आज जिएंगे वो आपका जीने का बेस्ट तरीका होगा। क्यों? क्योंकि तब फिर आप धन के पीछे नहीं भागेंगे, तब आप दूसरी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, अब तक जीवन में जो आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें समझते थे उनके पीछे नहीं भागेंगे। तो अगर किसी को ये पता चल रहा है कि ये हमारा अंतिम अवसर है, आपका पहला अवसर भी है, तब भी आप ये मान के चलिए कि ये हमारा अंतिम अवसर है। अगर आप ऐसे अप्रोच के साथ में जीवन में आगे आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो अंतिम अवसर वालों के लिए तो मेरा यही संदेश है, यही शुभकामनाएं हैं कि अंतिम अवसर को बिल्कुल अंतिम मान ही लीजिए और जितना आप कर सकते हैं प्रयत्न, उतना प्रयत्न आप कर दीजिए। फल की इच्छा छोड़ दीजिए, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए कि क्या होने जा रहा है। आप आज क्या कर सकते हैं बस इस पर फोकस कर लीजिए, तो आपका जो है ये अंतिम अवसर जो है सुनहरा अवसर बदल जाएगा। इसके बाद जो है आपके पास वो होगा जो आपने सोचा था। आप एक सफल जीवन के हकदार होंगे, एक सफल व्यक्तित्व बन के उभरेंगे। सफलता असफलता तो भविष्य के घर पे छुपी है, लेकिन आप अपनी आत्मा से जो है खुद को ये मान के चलेंगे कि आपने अपने जीवन का जो उद्देश्य था, जो आपका सबसे बेहतर प्रयास था, वो आपने किया। नहीं सफलता मिलती है, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी अवसर अंतिम अवसर हो ही नहीं सकता है। मनुष्य का जब तक जीवन है तब तक उसके पास हमेशा अवसर पे अवसर आते रहते हैं। आप ये सोचिए, करोड़ों लोग एग्ज़ाम देते हैं भारत में, करोड़ों विद्यार्थी, और कुछ एकाध लाख सीट के लिए वो फाइट करते हैं। SSC, रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स जो सबसे बड़े एग्ज़ाम माने जाते हैं, उसमें करोड़ों विद्यार्थी बहुत कम जो है सीटों के लिए संघर्ष करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उनका वहाँ पर असफल हो जाने के बाद उनका जीवन खत्म हो गया। अगर आप ये अप्रोच रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। जीवन में किया हुआ कोई भी प्रयास निरर्थक नहीं जाता है, जीवन का हर प्रयास सार्थक होता है। हो सकता है आपको आज ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आप फेल हो जाएं आने वाली परीक्षा में, लेकिन जो आपने पढ़ा था, जो आपने सीखा है इस सफलता से,
वो आपको जीवन के दूसरे क्षेत्र में ले जाकर एक ऊंचे पायदान पे खड़ा करेगी। आईएएस कहते हैं ना कि जीवन में सबको कम से कम एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, एक अटेम्प्ट पूरी ईमानदारी से जरूर देना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सफल हो जाएंगे, लेकिन जब आप एक बार ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करेंगे तो आप सीख पाएंगे। आपका जो सोचने का, जो देखने का दायरा है जीवन को, जो आपके पास आसपास घटित हो रहा है उसके बारे में जो आपकी समझ है, वो जिस लेवल पर जाके आपका चैतन्य विकसित होगा वो आपको जीवन के दूसरे क्षेत्रों में जो है बहुत ऊंचे ले जाएगा। कई सारे आईएएस हैं जिन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम प्रॉपरली क्वालिफाई किया, बीट किया, ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। आज वो इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, आज वो कुछ और कर रहे हैं, आज वो कुछ मोटिवेशनल कार्य कर रहे हैं, आज वो समाज को दूसरी तरह से दिशा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आईएएस बन के ही जो है या एक जो है सरकारी नौकरी पाकर ही जो है जीवन सबसे बेहतर तरीके से जो है जिया जा सकता है। हमारा आगे का जो अंतिम आज का जो है टॉपिक है वो यही है, क्या सरकारी नौकरी ही सफलता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सब सरकारी नौकरी हमारे जीवन के कई सारे विकल्पों में से एक विकल्प है और हमको उससे प्यार है। हम चाहते हैं कि हम समीक्षा अधिकारी बन जाएं, हम चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाएं, हम चाहते हैं पीसीएस बन जाएं, हम चाहते हैं रेलवे में अफसर बन जाएं, हम फलाने विभाग में अफसर बन जाएं, लेकिन केवल सरकारी नौकरी ही जीवन का विकल्प नहीं हो सकता है। 1% नौकरियां भी तो नहीं है आबादी के हिसाब से सरकारी। ऐसी स्थिति में अगर 99% लोग चाहेंगे कि 1% के लिए लड़ेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। इस बात को, इस फैक्ट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे ये कितना भी कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। लेकिन आप जीवन में संघर्ष करना सीखते हैं। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप जीवन में संघर्ष करना सीखते हैं। आप 10 बाई 10 के रूम में कैसे गुजारा किया जा सकता है, सीमित संसाधनों में कैसे रहा जा सकता है, एक ही कुकर में दाल चावल और सब्जी कैसे बनाई जा सकती है, आप ये सीखते हैं। आप ये सीखते हैं कि एक ही पेन में कितनी बार रिफ़िल डलवा कर जो है उसको यूज किया जा सकता है। रफ पन्ने में भी नीचे छोटी सी जो जगह हम पहली बार में छोड़ देते हैं उसमें दोबारा भी हम लिख सकते हैं, आप ये सीखते हैं। तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप त्याग सीखते हैं, आप अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अपनी वासनाओं को कैसे काबू में किया जाता है, आप ये भी सीखते हैं। आप सपना देखना सीखते हैं, उसके पीछे लड़ना सीखते हैं, संघर्ष सीखते हैं। तो सरकारी नौकरी ही अंतिम विकल्प नहीं है, यही सफलता का मानक नहीं है। आप प्रयास करिए, आप जो सबसे अच्छा तरीका है प्रयास का वो करके देखिए, लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि यहाँ से जीवन खत्म हो रहा है। जीवन दोस्तों बहुत अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इंसान होना अपने आप में जो है इस प्रकृति में, इस अस्तित्व में सबसे अनोखी, सबसे अच्छी बात है। तो इंसान होने का या मनुष्य होने का जो महत्व है उसको समझिए। और मनुष्य का पूरा जीवन संघर्ष है और उस संघर्षों के बीच हमको बढ़ते हुए एक विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प सबको देखते हुए हम कहीं ना कहीं जो है पहुँचेंगे, इसका विश्वास रखिए। तो आज के पूरे इस सेशन का जो उद्देश्य था, मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। कोई बात खराब लगी हो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ भी है सब प्रैक्टिकल है, अपने जीवन पर आजमाया हुआ है और एक विद्यार्थी की नज़रिए से ही आपसे कहा गया है। मैं कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं हूँ, आप ही लोगों के बीच से बस थोड़ा सा आपसे 19-20 होके आपसे बात कर रहा था। तो अपना नज़रिया बदलिए, आप सफल हो सकते हैं, सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। मन में ये विचार लेकर आगे बढ़िए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए, इस जीवन के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं
और मानक शब्दकोश हैं उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55+ क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।